नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार की खबरें। और सबसे पहले राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें। एमएलसी दिनेश सिंह को से बड़ी रकम मिली है। 20 से 25 लाख रुपए मिलने की खबर सामने आई है। इनकम टैक्स ने पैसे को जब्त कर लिया है। एमएलसी को एयरपोर्ट पर रोका गया था। सीआईएसएफ ने एमएलसी को रोका था और एमएलसी दिनेश सिंह ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आयकर विभाग के अधिकारियों को कभी बीमार होने का हवाला भी दिया तो कभी घर आने पर जानकारी देने की बात कही। 3 घंटे तक पटना एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया ये नहीं बता पाए दिनेश सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक दिनेश सिंह से संबंधित एमएलसी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। राजधानी पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया और एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 लाख रुपए की रकम उनके पास से पाई गई है। दरअसल सीआईएसएफ के जवानों ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोका और 20 से 25 लाख रुपए मिलने की खबर है। और साफ साफ शब्दों में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि आखिर ये पैसे कहां से आए, क्यों लेकर ये जा रहे थे। ये तमाम बातें उन्होंने सामने नहीं रखी है। एमएलसी को एयरपोर्ट पर रोका गया और पैसे के बारे में जब उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आयकर विभाग के अधिकारियों को कभी बीमार होने का हवाला दिया तो कभी घर आने पर जानकारी देने की बात कही। तबीयत ठीक नहीं, आराम से बात करिएगा ना। तबीयत ठीक नहीं, कोई पैसा आप देख रहे हैं ना, सामने जा रहे हैं। इतने देर तक क्यों रोका गया? कोई बात नहीं, सामने निकल के जा रहे हैं। बात के 3 घंटे तक रोक लिया गया। ये बात के नहीं, इधर रास्ता तो दो यार, ये हटा दो यार। पैसा लेकर के आ रहे हैं। कोई पैसा की बात नहीं। देखिए कहाँ पैसा है, साथ ही आपके सामने निकल के जा रहे हैं ना। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, दिनेश सिंह के पास से इतनी बड़ी रकम मिली है, आयकर विभाग ने पैसे जब्त भी कर लिए, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल जो आयकर अधिनियम है उसी के तहत आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग के अधिकारी जो डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जो इंटेलिजेंस की टीम वहां पहुंची थी, इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन एक ब्रीफकेस था जिसको सील किया गया था और बताया ये जा रहा है कि ये ब्रीफकेस जिसे सील किया गया है ये एमएलसी दिनेश सिंह का ही था, जिसको आयकर विभाग की टीम अपने साथ ले गई है और इसमें आगे जो कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, वो की जाएगी। लेकिन कुछ भी बताने से आयकर अधिकारियों ने भी मना किया और दिनेश सिंह ने भी मना किया। लेकिन 6:30 बजे शाम में आयकर विभाग की टीम पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी और 7 बजे जब फ्लाइट आई दिनेश सिंह की तकरीबन 7 बजे से लेकर 10:35 यानी 3.5 घंटे तक इंट्रोगेशन होता रहा और कई पहलुओं पर छानबीन की गई और कई कागजात जो है वो खंगाले इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम ने। उसके बाद उन्हें वहां से जाने दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां विधायक दिनेश सिंह के पास से 20 से 25 लाख रुपए की रकम मिली है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां होटल में आग पर काबू पा लिया गया है। भीषण आग में कई लोग फंसे हुए थे और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ब्रह्मपुरा के इमली चट्टी में यह आग लगी थी। बताया जा रहा है कि इमली चट्टी स्थित बोलबम रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लगने से ठीक ऊपर स्थित संस्कार होटल आग की लपटों और घने धुएं से घिर गया। बीती रात करीब 9 बजे ये घटना घटी है और अफरा तफरी में होटल में ठहरने 3 लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि 11 लोगों को बगल की छत के सहारे निकाला गया। बताया ये जाता है कि 5 मंजिले मकान के नीचे कपड़ा दुकान व ऊपर के तल्लों पर होटल चलता है। पहले कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उस समय दुकान बंद थी। जब तक लोगों को पता चलता तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सीढ़ी से निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था और हादसे में जख्मी 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि होटल के 26 कमरों में 47 लोग ठहरे हुए थे। भीषण आग की चपेट में आसपास के कई दुकान भी आ गए। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक होटल में आग लग गई। सबसे पहले एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लगती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई। हालांकि उस वक्त दुकान पूरी तरह बंद था और इसके बाद ये आग की लपटें ठीक ऊपर वाले तल्लों पर, जहां होटल संचालित हो रहा था, उन तल्लों पर ये आग की लपटें बढ़ती चली गई और आग का रूप इतना विकराल हो गया, भयावह हो गया कि अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है।
तो कुछ लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई और कुछ लोगों को बगल के छत के सहारे वहां से बाहर निकाला गया। और इस पूरे आग भीषण अगलगी के दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से आग की लपटें भयावह रूप से ऊपर की ओर बह रही है। चारों ओर धुआं फैला हुआ है और ऐसे में लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। भीषण आग में कई लोग फंसे हुए थे और इस होटल में करीब 47 लोग ठहरे हुए थे और 47 लोगों की जान पर आग बनी थी। और ऐसे में लोगों ने, किसी ने कूदकर अपनी जान बचाई तो किसी ने बगल के छत से निकलकर अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाला। और देखिए, इस वक्त हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, ये बताइए कि अब क्या कुछ वस्तु स्थिति है, अभी क्या परिस्थिति है, रात में ये अगलगी की घटना घटी? जी, रात में जिस तरीके से हालात बिगड़े थे, अचानक आग लग गई थी। पूरे जो होटल में आग लगी, नीचे के कपड़े के दुकान में आग लगी, उसके बाद भगदड़ की स्थिति मच गई थी। लेकिन करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 8 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। स्थानीय पुलिस या फिर दमकल की गाड़ियां या फिर यूं कह के स्थानीय लोगों की भी इसमें काफी अच्छी भूमिका रही। लोगों को भी बचा लिया गया है। कई लोग डर गए थे जो कि छत से कूदने लगे थे, क्योंकि करीब 2 दर्जन से अधिक लोग उसमें फंसे हुए थे, होटल के कमरों में थे और सीढ़ी जाम हो गया था, तो जिसके बाद लोग उतर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में लोग कूदने का भी प्रयास कर रहे थे। हालांकि लोग बचा लिया गया है, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि फिलहाल वहां पर अब सब कुछ सामान्य है। और जिस तरीके से आग लगी तो स्थिति यह थी कि आसपास कई जो घर थे, उस घरों से लोगों को खाली कराया गया था। और ठीक बगल एक है जिसमें 2 साल पहले भी आग लगी थी। आग की भीषण जो है देखा गया था, जिसके बाद दिनों पर आग लगी का जो है वह ताप देखा जा रहा था। तो ऐसे में लोग काफी डरे हुए। ये है कि सही समय पे दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और अधिक संख्या में पहुंच गई, जिससे इस पर जल्दी से काबू पा लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियांक, तमाम जानकारी के लिए। तो ये अगलगी की घटना मुजफ्फरपुर की हम आपको दिखा रहे थे, जहां कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। और कटिहार के प्राणपुर थाने में शराब तस्कर की मौत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रमोद किसी शख्स के साथ बैठा है और अचानक पीछे की तरफ गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रमोद की मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि करता है। बता दें कि 2 दिन पहले कटिहार के प्राणपुर थाना में पुलिस कस्टडी में शराब तस्कर के आरोपी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। झड़प में 10 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार के प्राणपुर थाना से शराब तस्करी के आरोपी प्रमोद के पुलिस कस्टडी में मौत का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर विचलित कर सकता है, लेकिन वीडियो जारी होने के बाद कुछ हद तक पुलिस के लिए राहत हुआ है, क्योंकि इस वीडियो से पहले पुलिस पर तमाम आरोप लग रहा है कि पुलिस के द्वारा है पिटाई से ही प्रमोद की मौत हुआ है। लेकिन अब ये वीडियो वायरल होने के बाद कम से कम ये साफ होने लग रहा है कि जो तस्वीर देखकर लग रहा है कि प्रमोद की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुआ है। हालांकि ये अभी तमाम प्रक्रिया जांच के दायरे में है। बताते चले 2 दिन पहले शराब तस्करी के आरोपी प्रमोद के मौत के बाद लोगों ने कोहराम मचा दिया था और पुलिस और पब्लिक के भिड़ंत में लगभग 10 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुआ था। वहीं इस घटना के बाद राजनीति भी तेजी पर है और कई लोग पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन किसी माध्यम से यह वीडियो अब सामने आने के बाद निश्चित तौर पर पुलिस के लिए कुछ राहत जरूर हुआ है, लेकिन जो तमाम जो प्रक्रिया है वो जांच के दायरे में है, क्योंकि इस वीडियो की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बता दें, आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक आज आयोजित की गई है। राज्य भर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जगदानंद सिंह को प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं जगदानंद सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। 10 अक्टूबर को
दिल्ली में अधिवेशन खुला है और खुले अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो आरजेडी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से जगदानंद सिंह चुने गए हैं और उन्हें आज के दिन ही एक बार फिर से प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 10 अक्टूबर को आरजेडी का अधिवेशन खुलेगा और दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव आयोजित किए जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तेजस्वी यादव ने सभी मंत्रियों से उनके कामकाज का हिसाब लिया। 1 महीने के भीतर विभाग में कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी ली। वादों के मुताबिक विभाग में काम हो रहा है या नहीं, इसे लेकर मंत्रियों से जानकारी ली। इलाज के लिए सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों से मिले। लालू यादव ने सभी मंत्रियों से मिलकर बेहतर काम करने और लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूत रहने के निर्देश दिए हैं। दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य इलाज के लिए सिंगापुर जाना है, तो हम लोग उनसे सभी मंत्री आए थे आशीर्वाद लेने के लिए। सभी और भी पार्टी के कई सीनियर नेता थे। जो 2024 का चुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल और उनके कार्यकर्ता मजबूती से लगें, उनका निर्देश है। और इस देश में जो फासिस्ट ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए, यही उनका निर्देश था। उस निर्देश के तहत हम लोग काम पहले भी कर रहे थे, उसको अब मजबूती से और आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिंगापुर जा रहे हैं इलाज के लिए, उनका कुशल क्षेम पूछने और मतलब हम लोग उनसे मिलने आए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को, सारे लोगों को एक माने जो निर्देश होता है कि जा रहे हैं और सब लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के लिए जो काम है उसको आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। और नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से विपक्षी पार्टियां अलग अलग राग अलाप रही है, उससे तो नीतीश के अभियान पर सवाल खड़ा होने लगा है। सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा। तब से लेकर अब तक नीतीश बस एक ही राग अलापते रहे हैं। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। इसके लिए नीतीश ने पटना से दिल्ली तक कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। अब उनमें से कईयों ने अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। पटना में नीतीश से मुलाकात करने वाले टीआरएस के प्रमुख केसीआर ने हैदराबाद वापस लौटते ही नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी मोर्चा की बात कहनी शुरू कर दी। तो अरविंद केजरीवाल 2024 में किसी से भी गठबंधन करने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानती है, उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड इंडिपेंडेंट है, किसी को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना सकती है। पर मेरी एक सलाह है मेरे जेडीयू के साथियों को, अभी बड़ा मुद्दा है विपक्ष की एकता। नीतीश कुमार के अभियान से विपक्षी दलों के बारी बारी से खिसकने पर बीजेपी के नेताओं ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या सिर्फ बिहार के भरोसे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। भारत का जन जन जानना चाहता है कि आप किसके सहारे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे थे। सारे लोगों ने तो आपके सपने को तोड़ने का काम किया। विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षा ने नीतीश कुमार की मुहिम को झटका जरूर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव की सपा और आरजेडी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अमित शाह के दौरे से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। दौरे के पहले ही विपक्ष में खलबली मची हुई है और विपक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार वे बिहार आ रहे हैं। सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे के पहले बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं
उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए नौकरी। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर जेडीयू बीजेपी पर आक्रामक है। जेडीयू 27 सितंबर को बीजेपी के खिलाफ मार्च निकालने वाला है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई। बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 27 तारीख के बाद जो महागठबंधन की तरफ से बड़ी रैली होने वाली है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। जेडीयू के संगठन और पार्टी कैसे मजबूत हो उसको लेकर भी बैठक की जाएगी। 27 सितंबर के बाद विपक्ष की तरफ से सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में महागठबंधन की संयुक्त रैली होगी। रैली की जरूरत क्यों पड़ी, खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सुनिए। सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए, तो इसलिए प्रखंड में, हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, और इसलिए सांप्रदायिक एकता के पक्ष में पूरे देश की जनता को जागृत करेंगे। 2019 में बीजेपी जेडीयू एलजेपी का गठबंधन था। नतीजा ये रहा कि किशनगंज की सीट को छोड़कर बाकी बची 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। ऐसे में अमित शाह का सीमांचल दौरा सियासी लिहाज से बेहद अहम है और शाह के दौरे पर सियासत होना भी लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी ने नेपाल से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अररिया जिले से सटे सीमाई इलाकों में एसएसबी जवानों ने जांच अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है। अररिया के जोगबनी में सुरक्षा के हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। नेपाल के जो जोगबनी का जो बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और हर आने जाने वालों का जो है वो जांच चल रहा है। और बता दें कि अररिया जिला जो है नेपाल की सीमा से 100 किलोमीटर की खुली सीमा है लगती है। यही वजह है कि पोरस बॉर्डर होने के कारण सुरक्षा को लेकर एहतियातन कदम ढेर सारे उठाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो एसएसबी के जवान जो हैं वो लगे हुए हैं और चेकिंग की जा रही है। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो एसएसबी के जवान हैं वो लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जो जवान हैं यहाँ पर जोगबनी बॉर्डर में लगातार सघन चेकिंग कर रहे हैं और भारत और नेपाल की यह बिल्कुल खुली सीमा है। नेपाल की जो ज़मीन है वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो नेपाल की ज़मीन पर शरण लेते हैं और फिर भारतीय रास्ते में से प्रवेश करते हुए जो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको धता बताते हुए कई घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह नेपाल का जो जोगबनी बॉर्डर है कितना महत्वपूर्ण है। अब चूंकि अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है उसको लेकर जो एसएसबी के जो जवान हैं यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। चल रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। 67वीं बीपीएससी पीटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर यह एडमिट कार्ड अपलोड किया गया है। 30 सितंबर को 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा होनी है, जिसके लिए एडमिट कार्ड अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। 804 पदों के लिए 1153 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो ये बड़ी खबर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कि उनका एडमिट कार्ड अब वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। आप आसानी से जाकर वहां से डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकते हैं। और देखिए भ्रष्टाचार पर शिकंजा की खबर सामने आई है। इंजीनियर के ठिकानों पर रेड की गई है। निगरानी की टीम ने छापेमारी की। अरविंद कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है। करोड़ों के मकान और जमीन का खुलासा हुआ है। कई अकाउंट में अवैध कमाई भी है और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार पर शिकंजा की इंजीनियर अरविंद कुमार के घर पर छापेमारी की गई है, जहां करोड़ों के मकान और जमीन का खुलासा हुआ। साथ ही साथ कई अकाउंट भी पाए गए हैं जिनमें अवैध कमाई उनकी नजर आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।